Good morning, friends. Today we discuss our continuous topic phase diagram and their advantage. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फेज डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है और कौन कौन से टेम्परेचर पे कैसा कैसा एलॉय की प्रॉपर्टी होती है। इसके कूलिंग कर्व के बारे में बताया था, क्योंकि एलॉय में जो कूलिंग कर्व होता है उसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम वेरी करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ बाइनरी फेज सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला है, इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी आती है, बहुत कंसेप्ट में मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। आई होप सो। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी, ओके, फॉर इंस्पायरिंग माई सेल्फ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इस इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ और अच्छे से इसको बनाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है, बाइनरी फेज हम क्यों पढ़ते हैं और उसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको इसका बनाने का। ठीक, तो इसका पहला यूजेज है हमारा क्या, फेज प्रेजेंट। सबसे हम जानते हैं क्या फेज क्या होता है, एक कंडीशन होता है जो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज बनता है, लिक्विड फेज से वेपर फेज बनता है, गैस फेज बनता है। तो किस फेज में है, तो पहला तो ये बताता है कि फेज क्या है, उसका कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा का डिटर्मिनेशन ऑफ द फेज कंपोजिशन। जैसे कि मैंने कल बताया था, कंपोजिशन कंपोजिशन क्या है, द अमाउंट ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड बटे टोटल मास फ्रैक्शन टोटल, ठीक है, इंटू 100। तो उसमें कितना परसेंट हमारा जो है वो कैसे निकलता है कि हमारा जो टोटल कितना लिक्विड फेज में है और टोटल कितना हमारा कंटेंट है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिला कितना है। तो उस फ्रैक्शन से जो हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, कंपोजिशन। ठीक, तो हमारा क्या रहता है, कंपोजिशन। और तीसरा हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द फेज अमाउंट्स। अब कितना अमाउंट से कितना मास कितना है, चलो हम निकाल लिए कि ठीक है हमारा सॉलिड में इतना है, लिक्विड में इतना है। लेकिन जब बात आती है कि हमारा लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों अगर बीच में रहे, ठीक है, बीच फेज में रहे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाई लाइन रूल। ठीक है, जब हमारा कंडीशन क्या हो, दोनों को बीच में रहे, या तो कम्प्लीटली ना तो सॉलिड हो ना तो कम्प्लीटली लिक्विड हो, तो हम क्या करते हैं, टाई लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके हेल्प से क्या करते हैं, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट एनी गिवन टेम्परेचर। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइलर रूल में हमारा जो फेज डायग्राम का ग्राफ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फेज डायग्राम का ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स पॉइंट टेम्परेचर के लाइन पे, ठीक है, ये जैसे हमारा टेम्परेचर लाइन है, तो इसके टेम्परेचर लाइन पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम यहाँ देखते हैं कि इस पॉइंट में क्या है, ना तो ये प्योर लिक्विड है ना तो प्योर सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना परसेंट सॉलिड है कितना परसेंट लिक्विड है वो निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको सॉलिड का निकालना है तो हम लिक्विड की तरफ चलते हैं, लिक्विड लाइन की तरफ। ठीक है, लिक्विडस, ये क्या है, लिक्विडस लाइन है। ठीक, अगर हमको लिक्विड का चाहिए तो हम क्या है, सॉलिड की तरफ चलते हैं, सॉलिड लाइन पर चलते हैं, इधर क्या सॉलिडस लाइन है। ठीक, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला है, अगर हम लिक्विड का मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ लिक्विड प्लस टोटल मास ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो हम उसमें मिला रहे हैं। अगर हम सॉलिड का निकालना चाह रहे हैं तो उसका कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ सॉलिड बटे टोटल मास ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा, मास फ्रैक्शंस, हमारा कितना लिक्विड है और कितना सॉलिड है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया मास फ्रैक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या होगा, इसका परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन, ये क्या निकल जाएगा हमारा, कंपोजिशन। ठीक है, ये हमारा निकलेगा कंपोजिशन कि इसमें कितना परसेंट हमारा निकेल है और कितना परसेंट कॉपर है। अगर इधर से हम अगर हमारा क्या रहे, ये कॉपर हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि हमारा सॉल्वेंट है कांस्टेंट रहे, और निकेल को हम बढ़ाते जाए। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा पहले हम क्या थे, अगर हमारा निकेल कांस्टेंट नहीं था तो हम 100 ग्राम निकेल मिलाते थे, 100 ग्राम कॉपर मिलाते, सॉरी कॉपर, और 10 ग्राम निकेल मिलाते थे, तो क्या होता था, 110 ग्राम टोटल आता था। ठीक, तो अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो इसको बढ़ाते जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ये 90 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, निकेल कॉपर हो जाएगा 90। तो टोटल हमारा क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए मिला के। तो वो दोनों कंटेंट मिलाने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन निकलता है वो हमारा क्या रहता है, कंपोजिशन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द लीवर रूल इसमें क्या कहलाता है, अगर मास ऑफ लिक्विड निकालना है तो जैसे यहाँ लिखा मैंने बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है,
द लेंथ ऑफ द दिस पार्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू सॉलिड लाइन। जैसे हमने बोला था अगर लिक्विड का निकालना है तो हम किधर चलेंगे, सॉलिड की तरफ, ठीक है, सॉलिड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है उसका, और टोटल लेंथ AC दोनों का हमारा का, ये क्या है BC क्या है हमारा मास ऑफ लिक्विड, और AC क्या है टोटल मास। तो इससे हम क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड और कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम मान लीजिए कि सॉलिड का फ्रैक्शन निकालना चाहें, सॉलिड क्या है, तो मास ऑफ सॉलिड का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉलिड MS/MT टोटल मास। तो इसमें क्या है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मास निकालना है सॉलिड का, तो हमारा AB क्या है, AB यहाँ जैसे देख सकते हैं हमारा AB क्या है, AB हमारा है लेंथ ऑफ द लिक्विड लाइन फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि मैंने बोला था अगर लिक्विड का निकाल रहे तो सॉलिड की तरफ जाएंगे, अगर सॉलिड का निकाले तो लिक्विड की तरफ जाएंगे। तो लिक्विड से ये जो हमारा लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या करेंगे AB, ठीक, बटे टोटल लेंथ AC। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा सॉलिड का, क्योंकि हम क्या लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा निकल जाएगा मास ऑफ सॉलिड, और दोनों सॉलिड और लिक्विड मास को मिलाकर हमें क्या होगा 100% होना चाहिए, ठीक। अगर बात नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कूलिंग बिहेवियर। जब हम कोई चीज़ को मेटल को मेल्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में पिछले लेक्चर में बताया था वीडियो में कि हमारे जैसे एक आइस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज होता है, लिक्विड से वेपर फेज में चेंज होता है। तो उस वेपर फेज और सॉलिड फेज सबका अलग अलग टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितने टेम्परेचर पर सॉलिड है, कितने टेम्परेचर पर लिक्विड है, और कितने टेम्परेचर पे वेपर है। तो उस दौरान हमारा क्या होता है कि अगर हम लिक्विड फेज में अगर हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, सारा उसका मॉलिक्यूल्स का होगा सेम होगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसमें हमारा कुछ बर्फ़ क्या होगा मेल्ट होना चालू हो जाएगा, तो उसमें कुछ सॉलिड फेज भी है और लिक्विड फेज भी है। तो उस दौरान क्या होता है, वो दोनों के बीच का पार्ट होता है, ठीक है, मिडिल पार्ट। जैसे कि हम लोग उसमें धीरे कैसे उसमें फॉर्मेशन कैसे होता है, लिक्विड से हमारा सॉलिड के फॉर्मेशन, मान लीजिए ठंडा कर रहे हैं, दूध को ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे उसका छाली जो बैठता है, वो क्रीम जो बैठता है, तो क्रीम क्या है मान लीजिए एक लेयर बाय लेयर चढ़ता है, ठीक है। इसे आगे बताएंगे नॉन होमोजीनियस में कैसे होता है, ठीक। तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, ठंडा होता है दूध हमारा तो क्रीम बनते जाता है। उसी तरह हमारा मॉलिक्यूल जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता है तो सॉलिड स्टेट का पहले लेयर बाय लेयर बनता है, वो तो या तो होमोजीनियस हो सकता है या तो फिर नॉन होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर सेम होगा तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था वैलेंसी सेम होगा तो होमोजीनियस होगा, उसका एटॉमिक साइज सेम होगा तो होमोजीनियस होगा, ठीक। तो वो अगर दोनों लिक्विड फेज में भी सेम है और सॉलिड फेज में भी सेम है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर, तो हमारा क्या होगा प्रॉपर सॉल्यूबल होगा सॉलिड फेज में भी और लिक्विड फेज में भी, ठीक। तो ये हमें बता चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ को मान लीजिए कि हमको प्रोसेस कराना है, कोई भी मेथड को या तो हम कोई भी मटेरियल को मेल्ट करेंगे, तो या तो उसको ठीक है सॉलिड कर लिए, मेल्ट करने के बाद क्या सॉलिडिफाई, उसको सॉलिडिफाई करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। ठंडा करने के बाद हम उसको दो तरह से क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, या तो बहुत जल्दी ठंडा कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे उसको हवा में छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक मेटल्स का कास्टिंग लिए, कास्टिंग को हम क्या करें, उसको हम क्या हीटर से निकालें, फर्नेस से निकालें, फर्नेस से क्या हो पूरा हॉट हार्ड रेड टाइप का दिखेगा, उसको अगर हम एयर में छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो धीरे 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 लॉन्ग टाइम के लिए हमारा क्या होगा, एयर से धीरे धीरे ठंडा होगा, एयर कूल होगा, ठीक। तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्लो कूलिंग, ठीक है। स्लो कूलिंग को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कूलिंग, ठीक। ये सब हमारा क्या हो जाए अपना पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा टाइम है हमारे पास। लेकिन जब बात करते हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्री लाइन में हमारे पास क्या रहता है, टाइम नहीं रहता है, हमारे काम को जल्दी करना रहता है, टारगेट पूरा करना रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए रहता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं फास्ट कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो फास्ट कूलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग, ठीक है। वहाँ पे हमको क्या करना है, जल्द उसको कास्टिंग को तुरंत फर्नेस से निकाल के तुरंत उसको क्या करते हैं आइस में डालते हैं या फिर ऑयल में डालते हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है जल्दी ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, जल्दी ठंडा करने के दौरान हमारा जो फॉर्मेशन है सब जो एटम्स ऑफ द मटेरियल जो ठंडा होता है वो प्रॉपर होमोजीनियस ना होकर लेयर बाय लेयर बैठता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एटम यहाँ है, उसी के पर एक लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है नॉन होमोजीनियस में, ठीक है, नॉन होमोजीनियस कूलिंग में या फिर नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में जैसे मैंने फेज डायग्राम से आपको समझाया है इतना डिटेल में, जिसमें कोई नहीं समझाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये आपका पहला हमारा इक्विलिब्रियम कूलिंग है, ये नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कूलिंग, ये नॉन
इक्विलिब्रियम कूलिंग। तो इक्विलिब्रियम कूलिंग में क्या होगा, ये हमारा लिक्विड फेज है, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो हमारा सॉलिड मेटल्स धीरे धीरे क्या सॉलिडिफाई होगा, फिर हमारा प्योर सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसका स्ट्रक्चर अगर दोनों का सेम रहेगा, FCC स्ट्रक्चर था क्या होगा, दोनों का सॉलिड फेज में भी सोल्यूबल रहेगा, सबका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, प्रॉपर सोल्यूबल है एक दूसरे से। लेकिन यही अगर नॉन इक्विलिब्रियम में चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, इसका मॉलिक्यूल्स एक ठंडा हुआ, फिर इसके ऊपर क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स का लेयर बाय लेयर चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या बहुत जल्दी ठंडा कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या, या तो सर्कुलर हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक। तो इसका लेयर डिपेंड करेगा उसका साइज़ कैसा है, ठीक। तो वो उसका साइज जब लेयर बाय लेयर चढ़ेगा तो क्या होगा, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक एलॉय बनता है, क्योंकि आयरन में हम कार्बन जब मिलाते हैं तो क्या होता है, एक एलॉय बनता है। तो एलॉय बनने से क्या होता है, हमारा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम या फिर यूटेक्टिक फेज डायग्राम में क्या होता है, यूटेक्टिक फेज डायग्राम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम ऑफ एलॉय टू एलिमेंट्स एडेड विल बी exhibit complete solubility in the liquid state and complete insolubility in the solid state। इसमें क्या होता है यूटेक्टिक में, हमारा जब हम इसको मेल्ट करते हैं लिक्विड, दोनों को क्या करते हैं लिक्विड फेज में, मान लीजिए ये हमारा कॉपर है, ये निकेल है, ठीक है, दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, लिक्विड फेज में लाएंगे, लिक्विड फेज में लाने के बाद दोनों का करेंगे, एक मिलाएंगे। जब लिक्विड फेज में तो मिल जा रही है, लेकिन यही अगर सॉलिड फेज में ठंडा होने के बाद, कॉपर और निकल ठंडा होने के बाद क्या होता है, इसका जो FCC स्ट्रक्चर है या BCC का जो भी है, तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, ये इनसॉल्युबल कहलाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक। लिक्विड में तो सॉल्युबल है, लेकिन सॉलिड फेज में क्या होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ये हमारा केस में यूटेक्टिक फेज डायग्राम में हम क्लियर अभी समझ में आएगा, ठीक। ये हमारा है यूटेक्टिक फेज डायग्राम का फिगर, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कर्व कुछ इस टाइप का बनता है। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा सॉलिड फेज का है, ठीक है। यहाँ से 1085 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करेंगे तो हमारा इसके ऊपर जितना भी लाइन है सब लिक्विडस लाइन है, ये तो क्या है, पूरा लिक्विड है, ठीक है। ये पूरा लाइन क्या है, लिक्विड लाइन है, ये सब यहाँ भी लिक्विड, यहाँ ये पूरा लाइन क्या है, लिक्विड का है, लिक्विड का स्टेट है, ठीक। इसके बाद अगर धीरे धीरे हमारा सॉलिड होगा तो क्या होगा, कुछ सॉलिड प्लस लिक्विड भी आएगा, अल्फा प्लस एल, ये क्या सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा, दोनों फेज एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कोई दूसरा फेज बनेगा, अनदर फेज बीटा, बीटा प्लस लिक्विड, ठीक है। तो वो फेज चेंज होगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद हमारा और आगे चलेंगे धीरे धीरे धीरे, नीचे क्या होगा, इसमें हमारा डबल फेज बनेगा, ठीक है। अलग अलग फेज का दो पार्टिकल बनेगा, मान लीजिए इसमें एक का फेज कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ एक का फेज इस टाइप का बनेगा। तो वो अलग अलग जब फेज बनता है तो उसको कहते हैं सोल्वस लाइन, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा में जब ठंडा होने के बाद हमारा मटेरियल कॉपर निकल का जब दो फेज क्रिएट करे तो हमारा कहलाता है सोल्वस रीजन। इस रीजन में हमारा क्या होता है, दो फेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका अलग अलग टेम्परेचर पे देख सकते हैं। तो वो हमारा यूटेक्टिक में क्या होता है, एक लिक्विड को जब हम क्या करते हैं, या तो कूलिंग करें, ठीक है। पहला तो अगर कूलिंग करते हैं तो सॉलिड अल्फ़ा सॉलिड टू बीटा में चेंज होता है, यानी दो फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूटेक्टिक का रिएक्शन। इसी को जस्ट अपोजिट, अगर दोनों सॉलिड को हम क्या करें, हीट करें, तो एक सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इन दिस सिस्टम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय गेट डिक्रीज एट वन पॉइंट। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट पर डिक्रीज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जैसे कि हमने प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, कम है। जैसे कि आप सोल्जरिंग की इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ पे सोल्जरिंग होती है, सोल्जरिंग का वायर बनता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोल्जरिंग वायर का बहुत कम होता है। लेकिन उसको कैसे बनाते हैं, बहुत सारा प्रोसेस लगा के, ठीक है, हीटिंग करके उसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके। तो उसी तरह का इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एलॉय है, वो क्या है, एलॉय सोल्डरिंग आयरन का जो वायर रहता है वो वायर क्या होता है, एलॉय होता है, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो इसी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
यूटेक्टिक फेज डायग्राम का जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक लीड का और टिन का, ठीक है। लीड टिन का भी हम क्या करेंगे, उसी टाइप का बनेगा। इसमें लिक्विडस लाइन, कुछ लिक्विडस लाइन में हमारा क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर पूरा लिक्विड रहेगा, सारे मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। उसी तरह जब हम सॉलिड में जाएंगे तो उसका क्या होगा, प्योर रिच सॉलिड रहेगा हमारा, ठीक। इसमें क्या होगा, लीड कंपोजिशन रिच रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कुछ कुछ सॉलिडिफाई होते 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 हमारा क्या होगा, सॉलिड फेज में इसका पूरा रीजन क्या कहलाएगा, सॉलिड रीजन। इसमें क्या होगा, टिन का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, रिच टिन, इसमें टिन का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ फेज सॉलिड हो जाएंगे, कुछ फेज लिक्विड हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा, सेम लिक्विड सेम सॉलिड फेज में। ये हमारे इसके ऊपर क्या कहेगा, सॉलिडस लिक्विडस फेज। एंड ये पॉइंट हमारा कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। और इसके नीचे हमारा जो अल्फा प्लस बीटा दो फेज है, इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वस फेज, ठीक, सॉल्वस फेज। उसी तरह आप देख सकते हैं, अगर हमारा नेक्स्ट कोई अदर फेज बन गया, उस फेज प्लस लिक्विड फेज, तो ये हमारा क्या है, दूसरा अलग फेज बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या था, टिन ज़्यादा था, इसमें हो सकता है कि लेड ज़्यादा हो, ठीक है। तो अलग फेज बन गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग बन गया प्लस लिक्विड के साथ। ये हमारा स्टार का स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा। आगे नीचे देखते हैं हम, नीचे का फेज हमारा जो सोलवस फेज है, सोलवस फेज में उसका स्ट्रक्चर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हमारा कोई इस टाइप का बन सकता है, ठीक है। उसका कोर अलग हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन सकता है, दोनों का फेज अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर हमारा दो दो फेज बन सकता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का अलग अलग फेज बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनता है यूटेक्टिक फेज डायग्राम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मेन हमको क्या रखना है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन में के अगर यूटेक्टिक में क्या होता है, एक लिक्विड दो सॉलिड फेज में चेंज होता है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एक लिक्विड दो सॉलिड में चेंज होता है यूटेक्टिक में, ठीक है। उसी तरह हमारा जो हमने अभी समझाया कि इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी डिक्रीज होने करंट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो वो रेनॉल्ड्स लॉ के द्वारा क्या कहना है, इट स्टेट दैट व्हेन द इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर मेटल मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की थोड़ा सा प्योर से कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेयर्स सिस्टम क्या है, प्योर आयरन क्या क्या क्वालिटी होती है, और आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है। इस आज के लिए थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।